हेलो बच्चों, चलो आज मैं आप लोगों के साथ एक 9th क्लास का रादर हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट मतलब अगर हम लोग ज्योमेट्री शुरू करते हैं तो हमें, अगर मैथमेटिक्स शुरू करते हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। और वो कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम लोग एक्सियम के नाम से जानते हैं, और अगर वो ज्योमेट्री में यूज़ होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट्स। तो ऐसे में यहाँ पे जो ग्रीक मैथमेटिशियंस हैं, चाहे वो पाइथागोरस हों, चाहे वो थेल्स हों और चाहे वो यूक्लिड हों, इन सब ने ज्योमेट्री को और मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारा योगदान दिया। दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो वन सच कंट्रीब्यूशन इज यूक्लिड ज्योमेट्री। दैट मीन्स आज मैं आप लोगों को यूक्लिड ज्योमेट्री के कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को बताऊंगा, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे एक्सियम, क्योंकि मेरी क्लासेस का नाम भी एक्सियम ही है। तो आप लोग को ये भी पता लग जाएगा कि एक्सियम एक्चुअली मतलब क्या होता है। वी डोंट वांट एनी प्रूफ, ये वेल प्रूवन स्टेटमेंट्स होती हैं। और फिर मैं आप लोग को बताऊंगा पोस्टुलेट्स के बारे में, एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। चलो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ यूक्लिड के द्वारा बताए गए एक्सियम्स के बारे में। फर्स्ट एक्सियम जो आता है, एक्सियम पहले तो आपको बता दूं, एक्सियम वो कुछ एजम्पशंस होते हैं जो हम लोग पूरी मैथमेटिक्स में एक नोटेशन के जैसे लेके चल सकते हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। इसको अगर आप प्रूव करने बैठोगे तो यू कांट प्रूव। ये हमारे कुछ वेल प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके प्रूफ के बारे में हम लोग ना ही चिंता करें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कुछ नोटेशंस हैं, कुछ कॉमन नोटेशंस कह सकते हो, जिनको हम लोग एक्सियम्स के नाम से जानते हैं। जैसे पहला एक्सियम यहाँ पे क्या आता है, things which are equal to the same thing are equal to one another। मान लीजिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, कोई भी दो नंबर हैं, वो दो नंबर किसी तीसरे एक कॉमन नंबर के इक्वल हैं। तो क्योंकि पहला नंबर तीसरे वाले के इक्वल है, दूसरा नंबर भी तीसरे वाले के इक्वल है, तो ये पहला और दूसरा आपस में इक्वल होंगे। इसको थोड़ा समझने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि सपोज हमारे पास है x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू y के बराबर है। अब आप ये भी जानते हो कि यहाँ पे एक z नाम का वेरिएबल है जो y के बराबर है। अब यहाँ पे क्या देखोगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, ये रही वो दो चीज़ें। हमारे पास एक है x, एक है z, तो ये दोनों y के इक्वल है। y तो कॉमन पार्टिकल हो गया ना। जैसे मैं कह दूं कि a का ये जो y एलिमेंट है इसका दोस्त है x, इसका दोस्त z भी है, तो x और z को भी हम लोग दोस्त कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे ऐसा दोस्ती के अंदर जनरली मैं देखता हूँ ऐसा होता नहीं, कई बार आपस में दोस्त भी लड़ पड़ते हैं, बट यहाँ मैं आपको मैथमेटिक्स के अंदर बताता हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि x जो है वो y के इक्वल है और x जो z है वो भी y के इक्वल है, तो यहाँ पे आप ये बहुत आसानी से कह सकते हो कि x इज इक्वल टू z होगा। आप लोगों ने देखा होगा ज्योमेट्री में ऐसे बहुत बार होता है कि कभी कोई क्वेश्चन लिया, वहां पे लिखा हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऑल्सो अगर हमें पता लग जाता है कि एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो अगर 1 2 के इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से नंबर्स में, ये ज्योमेट्री में भी काम आता है, ये पूरी मैथमेटिक्स में काम आता है। तो पहला एक्सियम हमारा बड़ा सिंपल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो आपस में भी इक्वल होती हैं अगर वो दोनों किसी एक के इक्वल हैं। दूसरा एक्सियम बहुत ही मजेदार है, जहां बताया गया है इफ इक्वल्स, कोई भी इक्वल्स यानी कि दो हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। यदि दो आपस में कोई चीजें इक्वल हैं, उनके अंदर हम लोग एक ही क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, तो वो पूरा भी इक्वल होता है। जैसे एक तराजू ले लेते हैं, मान लीजिए आपके जब बाहर हम लोग जाते हैं, कोई भी हॉकर आ रहा है, या आप ये कह लो कि कोई भी ठेले वाला आ रहा है, उसने एक तराजू रखा हुआ है। इस तराजू पे यहाँ 2 किलो का बाट है और यहाँ पे 2 किलो आम है। अब ये दोनों इक्वल है। अब इस तरफ अगर मैं 1 किलो का पत्थर रखता हूँ तो ये तो नीचे हो जाएगा, ऐसे में 1 किलो का इधर भी रख देता हूँ तो भी ये तराजू बराबर रहेगा। यानी दो इक्वल क्वांटिटी, 1 किलो और 1 किलो का पत्थर अगर मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया था, दोनों तरफ ऐड कर दिया, तभी भी ये इक्वल रहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी इक्वालिटी है। इसको मैं समझाता हूँ क्या कहते हैं कि दो नंबर हैं। जैसे मैं मान लीजिए अभी आपसे कहता हूँ कि भाई
मेरे पास एक नंबर है 3, वो 3 के इक्वल है, ठीक है, या ये कह लो मेरे पास यहां पे 3 बॉल है, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 3 इधर भी बॉल पड़ी हुई है, तो ये ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इसके साथ मैंने 2 नीली छोटी बॉल जोड़ दी, इधर भी ऐड कर दिया मैंने, यहां पे भी एक ऐड कर दिया, 2 एक इधर ऐड कर दिया, ये 2 इधर भी ऐड कर दिया। आप देख रहे हो ये फिगर जो है वो इक्वल नजर आ रहा है। तो सिंपल सी, अब देखो अगर मैं यहां से एक ही ऐड करता हूं तो ये इक्वल तो नहीं रहेगा ना। तो इक्वल रखने के लिए आपने दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को जोड़ा। नंबर्स की बात करूं, अगर मैं दोनों तरफ, ये मेरे पास लिखा हुआ था 3 = 3, मैंने यहां पे +2 कर दिया और +2 कर दिया, तो जो आंसर आ रहा है वो है 5। और आप ये जानते हो नंबर्स में 5 = 5 होता है। इसीलिए मैथमेटिक्स के अंदर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा सिंपल सा है। देखिए ये मैंने एक एंगल बना रखा है और इसके बीच में मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 2 लाइनें ड्रॉ कर दी। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब बीच में एक मेरे पास एक नया एंगल दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये बीच में एक एंगल जो नजर आ रहा है, अगर मैं इसको 3 का नाम दे दूं और ये मेरे को मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये ज्योमेट्री का टेढ़ा क्वेश्चन है, कई बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं। यहां लिखा हुआ है AOB, ठीक है, और यहां पे मैंने PQ लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि बच्चे प्रूव करें कि एंगल POB को हम एंगल QOA के इक्वल कर दें। अब गिवन क्या है, यहां पे हमें पता है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। देखो 1 = 2 गिवन है, तो इक्वल्स में अगर इक्वल जोड़ा जाए, अब इस एंगल 1 और एंगल 2 में यदि मैं बीच वाला ये जो एक एंगल 3 दोनों तरफ जोड़ दूं, तो मैंने दोनों तरफ क्या जोड़ा, इक्वल जोड़ा। अब यहां पे देखो 1 और 3 मिलके, 1 और 3, ये 1 और 3 मिलके क्या बन जाता है, ये बनता है AOQ, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं QOA भी लिख सकता हूं। अब आप देखो एंगल 2 के साथ एंगल 3 जुड़ गया। अब एंगल 2 के साथ एंगल 3 जोड़ने पे BOP बनता है, या मैं इसको POB भी कह सकता हूं। लो हो गया प्रूफ। तो ये जो इतना सा काम हम लोगों ने किया है ना, जिसका आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते। आपने कहा दोनों तरफ 10-10 गेंद रखी हुई हैं, दोनों में एक एक गेंद बढ़ा दो तो 11-11 हो गई, इक्वल है ना। तो दोनों में बराबर अगर आप जोड़ देते हो तो वो सेम रहता है। दिस इज द एक्सियम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। तीसरा एक्सियम बिल्कुल दूसरे के जैसा ही है। दूसरे में जहां हम लोगों ने जोड़ा था, ये कहते हैं इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, 2 इक्वल्स में से अगर एक इक्वल क्वांटिटी को माइनस कर दिया जाए, द रिमाइंडर जो बच गया हटाने के बाद, सब्ट्रैक्शन का मतलब है रिमूव कर देना, निकाल देना, तो होल विल बी इक्वल। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे पास एक तराजू है और इस तराजू के ऊपर, वैसे आजकल ये वाले तराजू जो है वो जो भैया आपके घर की रद्दी को लेने के लिए आते हैं वो लेके आते हैं, ऐसे तराजू है ना। इस तराजू में 1 2 3 4 5 6 गेंदें पड़ी हैं। यहां पे भी मेरे पास है, मैं अभी भी इसको ऐसे बना देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। अब मेरे पास यहां पे ये जो तराजू है, ये बिल्कुल ऐसे करके कुछ बना होता है और उसके ऊपर एक नीडल होती है जो बिल्कुल इसको आप इक्वल दिखा रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इक्वल हैं। अब इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट यानी हटा दिया। अब मान लीजिए मैं यहां से एक गेंद हटा देता हूं, एक ही हटाई, और यहां से चलो मेरा मन आया मैंने 2 हटा दी। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई बड़ी चीज नहीं लगती हमें मालूम है 2 उठा दिया तो अभी भी वो इक्वल रहेगा, सही है ना। तो इसे भी हम लोग एक्सियम, तीसरा एक्सियम कहते हैं। यानी आप ये भी समझ लो कि अगर मैं कह देता हूं कि नंबर 8 = नंबर 8, अब मैंने दोनों तरफ के जो 8 हैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, फ्रॉम 8 मैंने क्या किया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, यहां पे 5 और यहां पे क्या आएगा 5। तो आप देखोगे ये नंबर भी तो 5 और 5 इक्वल है। तो इसे कहते हैं इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, जो बच गया रिमाइंडर इज ऑल्सो इक्वल। बड़ा सिंपल है। तो यहां पे आप लोग ज्योमेट्री के अंदर भी इस चीज को यूज में लेते हो कि बाय चांस कभी कोई क्वेश्चन करते वक्त मान लीजिए आप कह देते हो कि हमारे पास 2 एंगल इक्वल आ गए और उसमें से एक छोटा छोटा पोर्शन जो है वो रिमूव करना है, क्या बचा हुआ भी इक्वल होगा? तो यस, ऐसे में बचा हुआ भी इक्वल होगा। यानी आप नंबर्स में भी कह सकते हो, जैसे मैं लिखता हूं एंगल 2 = एंगल 1, दोनों में से मैं अगर एंगल 3 को माइनस कर देता हूं
तो यहां पे जो भी रिमाइंडर बचा, जो भी एंगल बचेगा वो भी इक्वल होता है। फोर्थ यानी चौथा एक्सियम क्या कहता है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। वैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये मेरे पास दो पेन हैं, ये दो पेन को अगर मैं एक साथ रखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं, तो ये से कहते हैं कोइंसाइड करना, ओवरलैप कर जाना। तो ये आपस में इक्वल है, इनकी लेंथ इक्वल है। तो ये लेंथ के अंदर ऐसा काम होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लेंथ है, एक लाइन दे रखी है, ये रही ए और यहाँ तक मैं बना देता हूँ बी। इसकी लेंथ मेरे को मालूम है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ऐसे में मैं एक और लेंथ ले लेता हूं, यहां से मैं इसके ऊपर, आप देख पा रहे हो कि ये एक दूसरे से ओवरलैप कर सकती है, इसका नाम हो गया पी क्यू। यहां मैं ये भी जानता हूं कि पी क्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। वैसे यहां पे हमारा वो एक्सियम लग रहा है कि ये दोनों जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। बट यहां मैं कोइंसाइड की बात कर रहा हूं, ज्योमेट्री आ गई ना। इसको अगर मैं इसके ऊपर रखूं, जैसे मान लीजिए दो पेन थे, ये एक दूसरे के ऊपर रखते ही एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपस में भी इक्वल होंगे। वहीं अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे मेरे पास यहां पे दो पेंसिल्स हैं, ये दो पेंसिल क्या लग रही हैं? इसमें से एक बड़ी है और एक छोटी है। ये दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि यूं देखूंगा तो थोड़ा सा ब्लू कलर का दिख रहा है और ऐसे करने से आपको ब्लैक वाला दिख ही नहीं रहा है। ब्लैक वाला यहां साइड से छोटा बन रहा है। ये क्लियर? तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये पूरा जो ब्लैक वाली पेंसिल है ये इसको ओवरलैप नहीं कर पा रही है। ये ऊपर से ओवरलैप करने की कोशिश करेगी तो अरे नीचे से रह गई, और नीचे से ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से रह गई। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों पेन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल आप ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। यूं देखो तो सिर्फ ब्लैक नजर आएगा, यूं देखो तो ब्लू नजर आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है। अब ये सर्कल मेरे पास दे रखा है, मैंने एक जस्ट ट्राई किया, छोटा सा सर्कल बनाया और इससे भी छोटा एक सर्कल बना देता हूं। तो देखने से लग रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे जाए, तो मैं अगर यहां पे रख देता हूं, मान लीजिए इस सर्कल को मैं इसके ऊपर रख देता हूं, तो ये जो छोटा वाला सर्कल है ये बड़े वाले सर्कल को कवर नहीं कर पा रहा। आपको इतना सा पोर्शन अभी भी नजर आएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और ये किसके इक्वल हो सकता है? मान लीजिए एक और सर्कल मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, जिसकी अब हम लोग यहां पे, तो मैं कॉम्पास से तो बना नहीं रहा हूं, तो आपको बताऊंगा मैं कि अगर मैं ये बनाता हूं, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और ये बड़े वाले की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो ये कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, एक और सर्कल ले लीजिए, यहां इसका सेंटर O है, इसका सेंटर P है, इसकी रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्कल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, आपका हाथ है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों आपस में इक्वल कहलाएंगे, बिकॉज दे कैन ओवरलैप विद ईच अदर और कोइंसाइड वन अनदर, तो वो आपस में भी इक्वल होते हैं। फिफ्थ पॉस्टुलेट कितना आसान है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी हमारे पास जो टुकड़ा होता है किसी भी बड़ी वाली चीज का, वो बड़े वाले से हमेशा छोटा रहेगा। बड़ा सिंपल सा है। इसके लिए मैं काम करता हूं, मैं एक आपके सामने एक पेपर स्ट्रिप ले रहा हूं। अब इस पेपर स्ट्रिप में मैंने क्या किया, इसका एक यहां से पोर्शन काट दिया। अब ये क्या है? पार्ट ऑफ द होल, ये पूरी है ना। अब ये अगर मैं पूरी की बात करूं तो आप देखो मेरे पास ये पोर्शन कितना था, ये यहां से लेके एक पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मेरे पास एक पूरी लेंथ थी। इसमें से मैंने यहां पे ब्रेक कर दिया, ये रहा एक पार्ट। अब आप ये पार्ट को देखो, ये पार्ट बड़े वाले से हमेशा छोटा ही रहेगा, जहां मर्जी लगा के देख लो बड़ा है ये। और इफ यू टेक दिस पार्ट इज ऑल्सो स्मॉलर देन द होल, यानी कि जो पूरा होता है वो हमेशा अपने टुकड़ों से बड़ा ही होता है। ये रहे इसके दो टुकड़े, तो ये दोनों टुकड़े अगर चेक करो तो बड़ा वाला जो ए बी लेंथ थी हमारे पास वो हमेशा इक्वल रहेगी। इसका मतलब अगर मैं ये कह देता हूं कि ए बी लेंथ इज रिटन एज ए सी प्लस सी बी, बिल्कुल है, अभी तो मैंने इक्वालिटी की है। अब मैं अगर ये कह देता हूं ए बी, यहां पे मैंने ए सी लिख दिया, मैंने बी सी बी हटा दिया, तो बच्चों आपको ये साइन लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे क्या देखो, मैंने इसको यहां पे गायब कर दिया, गॉन, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, नहीं लगाया मैंने। अब अगर मैं इसको हटा देता हूं, खाली सी बी लिख देता हूं, तो आप क्या देखोगे, ए बी अभी भी सी बी से बड़ा होगा।
यानी जो पूरी लेंथ होती है वो अपने टुकड़ों से हमेशा ज्यादा ही होती है। तो ये है हमारा पांचवा पोस्टुलेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोस्टुलेट बोल दिया था, तो वो एक्सियम था फिफ्थ वाले में। यहां पे हमारा सिक्स्थ एक्सियम क्या है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास किसी की एज लिखी हुई है, जैसे मैं यहां पे चलो एक नाम लिख दिया मैंने, राम, ठीक है, कोई बंदा है राम। द एज ऑफ राम इज डबल सुरेश। कोई एक सुरेश नाम का बच्चा है, उसकी एज का डबल कर दिया जाए। जैसे मान लो सुरेश है हमारे पास 10 साल का, तो उसका डबल कर दूंगा। मेरे को नहीं मालूम डबल कितना होता है, वैसे मालूम है ना, खड़ी मजाक हो गया ये तो 10 का डबल हो गया 20 साल। तो राम की एज कितनी है? 20 साल है। अब वही मैं आपको बता दूं, एक और बंदा है हमारे पास रहीम। ये रहीम भी कितना है? डबल ऑफ सुरेश। सो डबल ऑफ सुरेश, इसका मतलब क्या हुआ? सुरेश की एज हमें मालूम है, तो दिस इज 10 ईयर्स। तो यहां क्या कह रहा है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। तो सेम कौन है? यहां पे सुरेश है। सुरेश की एज का डबल कर दिया जाए तो राम और रहीम बनते हैं। तो ऐसे में एज इसके नाम से ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? दे आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब एज ऑफ राम शुड बी इक्वल टू एज ऑफ रहीम। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कह देता हूं मेरे पास x जो है वो 2 टाइम्स z है, y जो है वो भी 2 टाइम्स z है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा x इज इक्वल टू y। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दुगना, मैं उससे दुगना अमीर हूं और उससे दुगना अमीर तीसरा बंदा है, तो मैं और तीसरा बंदा आपस में इक्वल वेल्थ के हो गए। अब अमीर कैसे? उसके पास 100 रुपए हैं, तो मेरे पास उसका दुगना 200 रुपए। एक और बच्चा है, उसके पास भी उसका दुगना है 200 रुपए, तो हम दोनों के पास 200-200 हो गए ना, तो हम दोनों इक्वल हो गए। और फाइनली 7th एक्सियम, एक्सियम 7, ये ध्यान रखना 7 है। बहुत सारे लॉजिक हैं, कुछ बच्चे जानते हैं ऑलरेडी 7 का मतलब इट्स ऑल्सो माई बर्थडे डेट। तो 7 एक्सियम्स है ना, और 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। 7 बहुत अच्छे, 7 हफ्ते हो गए, सॉरी 7 दिन हो गए एक हफ्ते के अंदर। बहुत सारा लॉजिक है, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे नेक्स्ट हमारे पास जो ये 7 क्या बोलता है? थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अभी डबल के बारे में बताया था मैंने। ये ज्यादातर क्या होता है ना, ज्योमेट्री के अंदर हमें कई बार चीजें मिलती हैं। वैसे मैं अगर आपको ये बता दूं कि अभी हाफ की बात कर रहा था मैं, अगर मैं कह देता हूं कि पिताजी की एज दे रखी है, फादर्स एज है हमारे पास, फादर्स एज। अब मैं कहता हूं इनके बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चा ऐसा है जिसकी एज कितनी है? ये जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड की एज कितनी है? हाफ ऑफ फादर्स एज। यहां मैं लिख देता हूं हाफ ऑफ फादर एज, मींस हाफ ऑफ फादर्स एज। मान लीजिए फादर की एज कितनी ले लेता हूं मैं यहां पे अभी फादर की एज को मान रहा हूं मैं 50 ईयर्स। तो फादर अगर 50 ईयर्स के हैं तो मैं यहां पे कह सकता हूं, चलो अभी मैं 60 इट्स ओके 50 ले लेते हैं, तो 50 का हाथ यानी कि 25 ईयर्स का हुआ। अब यहां पे जो उनका पहला बच्चा है वो 25 साल का है। अगेन आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे उनका जो सेकंड चाइल्ड है, तो सेकंड चाइल्ड की एज को भी मैं हाफ मान लेता हूं, यानी वो भी 25 हुआ। तो हमें क्या दिख रहा है? दोनों 25 के हैं, ये दोनों इक्वल है। अरे भाई ये ट्विंस थे, क्लियर, जुड़वा बच्चे थे ये। ऐसा हो सकता है। यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं कि मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10, अब वही y इज इक्वल टू क्या है? हाफ ऑफ 10। हम जानते हैं ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। अगर हाफ्स इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर हाफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक लेंथ है AB, पता नहीं कितना है भाई, एक और है मेरे पास PQ, कहीं और है, मैं टेढ़ा बना देता हूं, यहां पे ले लिया, तो मेरे पास ये हो गई एक लेंथ PQ। बट किसी ने ये कह दिया कि हाफ, यानी इसके बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट है C, इसके मिडिल में एक पॉइंट है M। यहां दे रखा है कि ये दोनों कौन है? ये दोनों है मिड पॉइंट्स, ठीक है। अब मिड पॉइंट्स हैं,
अब किसी ने यह कह दिया कि हमारे पास ये जो टुकड़ा है, इट इज गिवन दैट CB इज इक्वल टू MP, ये गिवन है। तो मैंने क्या देखा, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैंने क्या कहा, व्हाट इज AB, या मैं ये कह सकता हूं CB जो है, अगर आप CB को चेक करो तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ ऑफ AB, क्योंकि AB के दो पार्ट्स हो गए। ऐसे ही MP जो है वो हाफ ऑफ PQ है, तो ये हाफ हमारे पास इक्वल है। ये तो हो गया हमारा डबल वाला कॉन्सेप्ट बेटा, क्योंकि इसको अगर मैं डबल वाले कॉन्सेप्ट से ले रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैं जानना चाहता हूं क्या ये आपस में इक्वल हैं, और मेरे को अगर ये स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमारी ये पूरी लेंथ AB और PQ इक्वल है, अगर AB और PQ इक्वल हैं तो मैंने क्या देखा, CB कितना है, CB है हाफ ऑफ AB, और MP कितना है, MP है हाफ ऑफ PQ। तो क्योंकि, और मैं ये जानता हूं ये AB और PQ तो आपस में इक्वल है, दिस इज गिवन टू यू। अगर ये गिवन है तो ये दोनों लेंथ भी आपस में इक्वल होंगी, तो दिस इंप्लाइज CB शुड बी इक्वल टू MP। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। क्लियर? तो ये सातों एक्सियम्स हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लोग पोस्टुलेट्स को यूज करते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा बेटा, एक्सियम पूरी मैथमेटिक्स पे लगते हैं और पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री पे लगते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को 7 एक्सियम शायद समझा पाया मैं। क्लियर है? ऐसे में हो सकता है डिफरेंट सिचुएशंस आए, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे इस प्रॉब्लम को अब सवाल ये रहा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में ज्योमेट्री का कोई स्टेटमेंट आ गया, ये जितने मैंने आपको बताया ये ज्योमेट्री में यूज होने वाले, अलजेब्रा में यूज होने वाले स्टेप्स हैं। तो कोई स्टेप दे रखा है और उससे एक रिजल्ट बना है, आपको ये दिमाग में सोचना है कि कौन सा एक्सियम लगाया गया। क्लियर है? बड़े सिंपल से एक्सियम थे। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को, और अगर ये क्लियर है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शायद ये क्लियर नहीं हुआ है, उनको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि, और कोई भी कमेंट इसके ऊपर आप लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आया है तो भी लिखो, अगर आप नेक्स्ट चाहते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा पोस्टुलेट कैसे होते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा मैं। टिल देन प्लीज सर्कुलेट इट टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और उन लोग को ये भी ध्यान रहे कि हम लोग 9th क्लास का, ये बेसिक चीज़ है बेटा, ये सारे हमारे 7 एक्सियम्स जो हैं हमें याद रखने पड़ते हैं अगर हम लोग कोई भी मैथमेटिक्स का स्टेप करते हैं। थैंक यू।